काइनेमेटिक्स में जिसमें हम लोग सबसे पहले ही पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन या स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन अ प्लेन, यही तो कहते हैं दोनों। इसमें उससे पढ़ने से पहले सब हम लोग ये देखेंगे। देखो, एक छोटा सा कोट है, उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। देखो, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ये है, किसी भी बंदे या किसी भी इंसान या किसी भी पर्सन को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म उसको सही समय पे मिल गया तो वहीं पे वो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। और अगर वो प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिला, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म की उसे नीड थी, ठीक है, तो वो पूरी जिंदगी अपने लाइफ में भटकता रहेगा। ठीक है, तो हमें मेहनत और किस्मत दोनों को भरोसा रखना है। ठीक है, और हमारे पास अभी इतनी अच्छी टाइम है, इतना बेहतरीन टाइम है, उस बेहतरीन टाइम को यूटिलाइज करके हम अपने बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत हमें फोकस करके करना है, अपने टारगेट पे फोकस करके करना है। जो चैप्टर, जो यूनिट किसी भी तरीके से अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो उसको आपको 100% क्लियर करके जाना है। ठीक है, अगर सपोज दैट आप लोग जैसे 14-15 यूनिट है, अगर आपने 10 ही यूनिट सही से पढ़ा है, लेकिन उस 10 यूनिट में से एक भी क्वेश्चन आपकी छूटने नहीं चाहिए, चाहे किसी भी पैटर्न पर बनाया जाए। आपको 14-15 पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में है? तो जैसे हमने पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एरर, ये सब पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट हमने खत्म की। अगर यहाँ से आपके पेपर का नीट में आ जाए और चाहे आपके टेस्ट पेपर में आ जाए या चाहे आपसे कोई पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन आपका पूरा पूरा क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, आपकी इतनी मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि काइनेमेटिक्स, चलो देखो, काइनेमेटिक्स क्या होता है? मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? गति, मोशन। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं काइनेमेटिक्स किस किस चीज से डील करती है। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? डील विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, एक तो मोशन के साथ और बिना मोशन के भी काइनेमेटिक्स डील कर। अगर सपोज दैट कोई चीज खड़ी है, कोई चीज रुकी है, तो क्या कर रही है? मोशन में नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे रेस्पेक्ट में कोई चीज क्या है, वो मोशन कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज समझा गया कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको ये बताता है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट या कोई भी सिस्टम को या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है या किसके रेस्पेक्ट में रुका हुआ है। अब सपोज दैट यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये एक यहाँ पे क्या है, एक समझ लो कि यहाँ पे एक जो मैन है, और ये इस मैन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम समझ लें कि ये वाला जो है बॉक्स, ये बॉक्स हमारा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है ए, एक है आपका बी, और एक है आपका क्या, सी। इन तीनों के रेस्पेक्ट में जब हम लोग देखते हैं, अच्छा ए के रेस्पेक्ट में बी क्या मोशन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। ए के रेस्पेक्ट में बी मोशन इसलिए क्यों नहीं करेगा? हाँ, दोनों क्या है, सेम है, और दोनों की वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करना शुरू किया करेंगे सी के रेस्पेक्ट में, अगर हम कहने लगे कि सी के रेस्पेक्ट में ए का या सी के रेस्पेक्ट में बी का, ये दोनों मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे कि सी के रेस्पेक्ट में ए है, तो सी के रेस्पेक्ट में ए क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। सी के रेस्पेक्ट में अगर बी को कंपैरिजन करेंगे तो बी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन ए और बी का जब हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, तो ए और बी क्या दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कहा गया है इफ बी आस्क ए, जब हम ए से पूछेंगे, ठीक है, व्हाट वेलोसिटी ऑफ द बी, तो बी की क्या वेलोसिटी है, ही विल से इट इज द एट द रेस्ट, तो उससे क्या बोलेगा कि वो क्या है, रेस्ट में है। बट इफ बी आस्क ऑफ द सेम क्वेश्चन, अगर हम यही चीजें अगर सी से पूछते हैं, तो ये क्या कहता है, बी इज द मूविंग। अगर सी से बी के बारे में पूछ रहे हैं तो बी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर सी से ए के बारे में पूछ रहे हैं तो ए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो समझ में आया, यही हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप आते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके क्या होते हैं, एक होता है आपका टाइप्स ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो टाइप्स ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके कितने टाइप होते हैं, ये आपके दो टाइप होते हैं।
जिसमें से आपका पहला टाइप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जो न्यूटोनियन लॉ को या न्यूटन्स लॉ को क्या करता हो, फॉलो करता हो। अब न्यूटन्स लॉ कौन कौन से थे? तो हम लोग बात किसकी कर रहे थे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता हो। अब इसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो करने का मतलब है कि आपको न्यूटन्स के लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन के लॉ को क्या हम लोग कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी स्टॉप है, रुकी है, तो उसको भैया रुका रहने दो। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसको मोशन में ही रहने दो। यही तो न्यूटन का फैसला है। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, मूवमेंट में है, तो वो तब तक मोशन पे रहेगी जब तक उसको जबरदस्ती फोर्स लगा के उसको रोकेंगे नहीं। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहना चाहेगी जब तक उससे फोर्स लगा के उसको मोशन में नहीं कर देंगे। तो यही तो न्यूटन का फैसला है। तो न्यूटन का फैसला यही कह रहा है कि एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम वेयर न्यूटन लॉ, वेन न्यूटन लॉ क्या हो रहा है यहाँ पे होल्ड कर रहा है ट्रू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट मीन्स इफ द नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट विल स्टे एट अ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है या रिमेन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म में ही रहना चाह रहा है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में। तो यही तुम्हारा है, तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब उसके बाद आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जस्ट इसी का उल्टा है। अगर न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखते हैं, नाउ वी कैन डिफाइन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम दैट एक्सेलरेटेड विद द रिस्पेक्ट टू द एज्यूम ऑफ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस न्यूटन्स लॉ विल नॉट होल्ड ट्रू। इसके लिए क्या होता है कि जितने भी न्यूटन्स लॉ होते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, नॉन इनर्शियल के लिए, ये होल्ड सही नहीं होता, मतलब इसके लिए ट्रू नहीं होता है। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमें लगता है बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें बात आती है कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो जितनी भी टोटल दूरी को कवर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। सपोज दैट अगर कोई एक पार्टिकल या कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंच गया, तो ये पूरी की पूरी दूरी तुम्हारी क्या कहलाएगी? ये पूरी की पूरी दूरी तुम्हारी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। तो डिस्टेंस लिखा हुआ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ठीक है, ट्रांसवर्स बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय, इट इज आल्सो स्केलर। अभी हम कंपैरिजन कराएंगे स्केलर वेक्टर में। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट जो आपका होता है, डिस्प्लेसमेंट वो चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच की जो क्या होती है? दूरी होती है, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी पाथ का जो स्ट्रेट लाइन पाथ आपका बनेगा उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? कई सारे छोटे छोटे पॉइंट बना के इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो इसका जो डेनोशन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं? स्मॉल डी से, और डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं? स्मॉल एस से करते हैं। उसके बाद हम डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन कंसिडरेशन। क्या हम डिस्टेंस में डायरेक्शन कंसीडर करते हैं? अगर डायरेक्शन कंसीडर कर लेते तो ये स्केलर के सिवाय क्या हो जाता है? वेक्टर हो जाता है। इसीलिए यहाँ ये क्या है? इसमें डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये 3 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर, और 3-4 किलोमीटर का ये डायरेक्शन हमने देखा कि नहीं देखा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम डायरेक्शन को देखते हैं, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए हमने डायरेक्शन नहीं देखा। समझ में? हम यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और था, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और हो गया। समझ में है कि नहीं यार? उसके बाद यहाँ पे अगर करा कि क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी में देखेंगे तो अगर इसमें डायरेक्शन को हम जब कंसीडर नहीं करते हैं तो इसलिए ये आपका कौन सा हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, और इसलिए ये क्या हो जाता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। रूट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अगर हम डिस्टेंस में देखते हैं तो डिटेल रूट इंफॉर्मेशन होता है। डिटेल रूट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे आए इस रूट का आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इधर से जा रहे इस रूट का आपको पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता। तो ये आपका जो है इसमें डिटेल रूट इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और इसमें डज नॉट गिव द कंप्लीट
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं होता। सपोज दैट अगर आपको आपके दोस्त के घर जाना, आप गली गली होके जाते हैं, गली गली होके जाते हैं, तो गली गली होने के जाने का मतलब क्या है, आपने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट हुआ होगा, ये गली यहाँ थी, ये यहाँ पे चौराहा था, यहाँ पे दुकान थी, यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधे आप छत के ऊपर से चढ़ के चले जाइए जो है सबसे कम दूरी तय करके, तो आपको कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका रूट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो फार्मूला होता है सबको पता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है, और ये वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। पॉसिबल वैल्यू जो होता है, ये पॉसिबल वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया है कि आपकी डिस्टेंस हमेशा वनली 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 किसमें होती है, पॉजिटिव में ही मेजर की जाती है। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। अब इसमें कुछ बच्चे ये नहीं समझ आते कि सर जीरो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो पॉजिटिव तो है ही है, पॉजिटिव का मतलब अगर ये 3 और 4 का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, ठीक है। अगर हम किसी सर्कुलर पाथ पे अगर हम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे मान लो यहाँ से अगर हमने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और अगर यहीं आके हम रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। अगर यही सेमी सर्किल की बात है, अगर सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, सेमी सर्किल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, पाई आर और प्लस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सेमी सर्किल का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसी का क्या नाम है, सेमी सर्किल का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, हाँ 2r आएगा, और ये इसको ये डिस्टेंस निकलेगा, ये डिस्टेंस निकलेगा तुम्हारा कितना आएगा, पाई आर प्लस क्या आ जाएगा, 2। सेमी सर्किल का मतलब अगर यहीं से देखो, इस पे कंडीशन क्या है, अगर यहाँ से चले और अगर यहीं पे आके यहाँ पे रुक गए तो फिर क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर यहाँ से चल के हम लोग यहाँ निकाले तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो कितना होगा सेमी सर्किल का, क्योंकि ये सेंटर है और ये r, तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि पॉसिबल वैल्यू हमारी होगी, उसके बाद इंडिकेशन देखते हैं, नॉट इंडिकेट विद द एन एरो। देखो क्या कभी भी हम डिस्टेंस को एरो से डिनोट करते हैं, नहीं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, तो उसको एरो से हम डिनोट नहीं करेंगे। और ये जो हमारी होती है ऑलवेज इंडिकेट करते हैं हम इससे एरो को, एरो से इंडिकेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मेजरमेंट में हम देखते हैं, ये हम हमारा क्या है, नॉन स्ट्रेट पाथ होता है, इससे हम कभी सीधा माप नहीं करते, जैसे मैंने यहाँ पे गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ठीक है, तो कभी ये स्ट्रेट, ये क्या होता है, ओनली भी मेजर ऑफ द अलोंग द स्ट्रेट पाथ, ये हमेशा एक सीधी लाइन, ठीक है। अब किसी को कहीं से किसी के घर पे जाना है, सपोज दैट यहाँ से चलना है, अब यहाँ क्या है, एक क्या ये रास्ता है, उसके बाद यहाँ क्या है, शॉप है, अब यहाँ पे शॉप से पहुंचने के लिए फिर यहाँ गया, फिर उसके बाद ये यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे क्या है, अब इसको कुछ नहीं देखना, रास्ता यही है, लेकिन यहाँ पे सभी के क्या बने हुए हैं, घर वगैरह बने हुए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कुछ नहीं देखेंगे, हम सीधे किसी के घर के ऊपर से चढ़ के सीधे निकल जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट की सबसे जो छोटी दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, ये स्ट्रेट पाथ से मेजर किया जाता है और ये स्ट्रेट पाथ से नहीं होता है। पाथ डिपेंडेंट, डिस्टेंस क्या होता है कि डिपेंडेंट अपॉन द पाथ, ये पाथ पर क्या होता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है। पाथ का मतलब क्या, डिस्टेंस यही तो होता है, तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें पॉजिटिव निगेटिव पता चला कि नहीं पता चला। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर एक लाइन हमने खींच दी और ये लाइन मैंने मान लिया कि ये 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस भी आपका कितना है, 3 किलोमीटर है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना है, 3 किलोमीटर है। तो इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी क्या कहते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब क्या है, जब वेलोसिटी हम देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। या इसी का फार्मूला हमारा बन जाता है, b इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ds बाई dt बन जाता है, ds बाई
dt। ये तुम्हारा क्या है, ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt। उसके बाद हम लोग स्पीड देखते हैं। क्या देखते हैं, स्पीड। स्पीड हमारा क्या होता है, अब देखो स्पीड हमारी पहली बात तो क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ जब स्पीड देखेंगे तो स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब स्पीड देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई टी। अब यहाँ पे यही सारी चीजें जब हम लोग डायमेंशन वगैरह निकालते हैं तो इसकी भी डायमेंशन, इसका यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा यूनिट देखेंगे और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है ये तुम्हारा क्या होता है, स्केलर होता है, इसीलिए तुम्हारी स्पीड क्या हो जाती है, स्केलर। और यहाँ जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो क्या है, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, इसलिए तुम्हारी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सपोज दैट यहाँ से अगर हमने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, यहाँ पे वेलोसिटी कितना v3, ठीक है। लेकिन अगर टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे t1, टाइम यहाँ पे t2, टाइम क्या है t3, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, मतलब एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या टोटल आपकी वेलोसिटी अपन टोटल क्या है, टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम। जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, जितनी भी दूरी हमने तय की है उस पूरी दूरी में जितनी भी वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और जो टाइम लगेगा उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज जो वर्ड होता है वो औसत होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम। अब यहीं पे आते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। तब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं उसी तरीके से हम क्या लेके आएंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। एक वर्ड यहाँ पे आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एक वर्ड यहीं से निकालो, इंस्टेंट। क्या निकालो, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी। इंस्टेंट का मतलब क्या होगा, जल्दी या तुरंत, मतलब बहुत कम समय में अगर हम कभी कभी ज्यादा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी को गेन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लग जाती है लिमिट। क्या लग जाती है, लिमिट, x टेंस टू 0। अब लिमिट लगने का मतलब है, जैसे आपको कह दिया जाए कि एक लिमिट है, जैसे गाड़ी है और गाड़ी की एक स्पीड है कि 40, मतलब 3 सेकंड के बाद गाड़ी की स्पीड जो है कह दिया जाए कि 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसका मतलब क्या, 3 सेकंड उसकी क्या लग गई, लिमिट लग गई, ठीक है। अब लिमिट जब किसी चीज में लग जाएगी तो लिमिट x टेंस टू 0, वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ds बाई क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, वेलोसिटी के लिए यही चीज अगर हम लिमिट लगा के x टेंस टू 0, और अगर इसी में स्पीड इक्वल टू हमने लिख दिया क्या, d बाई टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सब सारी चीजें बताई गई थी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, बहुत कम समय में अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी को हम गेन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब उसके बाद हमारा जो इधर आता है एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में जो हमारा चेंज होता है, वेलोसिटी में जो हमारा परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, और ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, चेंज इन टाइम। अब इसकी यूनिट जब देखेंगे इसमें तो क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसलिए ये बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन हम लोग निकालते हैं तो इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन जब देखते हैं तो डायमेंशन में आपकी क्या आ जाएगी, ये आएगी LT पर पावर -2। तो ये सब सारी चीजें आपको डायमेंशन एनालिसिस में बता दी गई।
अब जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं वेलोसिटी में चेंज, परिवर्तन। अब इसी में एक वर्ड आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन जानते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी हमने क्या कर दिया, पहले इंक्रीज कर दिया, वेलोसिटी हमने क्या कर दिया, पहले हमने इंक्रीज कर दिया, या पहले मान लो हमारी वेलोसिटी क्या थी, कम थी, उसके बाद टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज या डिक्रीज हो गई। ठीक है, अगर पहले वेलोसिटी अगर हमारी कम थी, उसके बाद वेलोसिटी अगर हमारी और बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मान लो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं, और यहाँ पे कितना चला जा रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं, तो बताओ एक्सेलरेशन कैसा होगा, है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ेगा इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यही चीजें अगर हमने क्या कह दिया कि पहले आपने वेलोसिटी कितनी गेन कर ली, वेलोसिटी आपकी v1 क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, और v2 आपने क्या कर दिया, 30 किलोमीटर पर आवर कर लिया। इसका मतलब वेलोसिटी v1 से v2 की तरफ आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी आप डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारा कितने आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो वही जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, और पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अगर पहले जो वेलोसिटी थी उसके रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी को इंक्रीज हो रही तो हमारा एक्सेलरेशन कहता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन दोनों समझ में आया होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग किस वर्ड से जानते हैं, रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक वर्ड फिर वहां पे जुड़ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अब एक शॉर्ट समय में, मतलब एक लिमिटेड टाइम में अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर। ठीक है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में हमने इंस्टेंट काम कर दिया, तुरंत काम कर दिया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा कि नहीं होगा। तो वही चीजें हमारी लग जाएगी, यहाँ पे लिमिट इसमें भी लग जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv बाई कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv बाई dt। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी पाथ को कवर करने में जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वही हमारा क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, उसी तरीके से हमारा क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अब उसके बाद हम लोग, खत्म है क्या है, देखो इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है अभी, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दोनों फाइंड करना है। तो पहला, आ पार्टिकल मूव 3 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ। तो पहले वाले के लिए क्या है, पहला वाला जो सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, पहला वाला सोल्यूशन, उसमें क्या है, कोई भी पार्टिकल है, अगर यहाँ पार्टिकल यहाँ से है और 3 मीटर किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ क्या होता है हमेशा ऊपर, और साउथ क्या होता है नीचे। तो 3 मीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। उसके बाद कह रहा है देन 4 मीटर टुवर्ड्स दी ईस्ट, तो 4 मीटर किधर जा रहा है, ईस्ट, और ईस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जा रहा है, 4 मीटर ईस्ट जा रहा है। तो उसके बाद इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कह रहा है। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे छोटी दूरी यही तो होगी। और बताओ ये एक दूसरे से कितना 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो पाइथागोरस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 25, 25 का कितना आ जाएगा, 5 है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा 5 मीटर। लेकिन अगर डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या कहा था, डिस्टेंस हमेशा पाथ डिपेंडेंट होता है। तो पाथ डिपेंडेंट का मतलब चला कहां से, यहां से चला यहाँ पे, फिर यहां से चला यहाँ पे, कितना चला 3, कितना चला 4। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 + 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो पहले के लिए तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 5 मीटर, एक आ जाएगा तुम्हारा 7 मीटर। दूसरा कह रहा एक पार्टिकल है मूव करता है इन अ सेमी सर्किल पर, जिसकी रेडियस क्या है r, फ्रॉम p टू q, p से q एक पार्टिकल
पी डायरेक्शन से क्यू की तरफ मूव कर रहा है। अब पी टू क्यू अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, अगर इसकी रेडियस क्या है आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, पी से क्यू का मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट की जो दूरी सबसे छोटी यही तो होगी, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है आर है और ये भी आर है, तो कितना हो जाएगा आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमारा पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव किया है, ऐसे मूव किया है, पार्टिकल की डायरेक्शन ही तो है, तो पार्टिकल मूव यहाँ से यहाँ किया है, तो सेमी सर्किल है, तो अगर हमने पूरा सर्किल लिए क्या बताया था 2πr, सेमी सर्किल के लिए क्या हो जाएगा 2πr, और सेमी का मतलब क्या होता है आधा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा पाई आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई आर। तो डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो पाई आर, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो 2r। अब दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन का आप लोग भी आंसर देख लीजिए कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबको पता है कि अगर हम एवरेज स्पीड देखेंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड देखेंगे तो एवरेज स्पीड, पहले एवरेज छोड़ के पहले स्पीड वर्ड में आ जाओ, किसमें आ जाओ स्पीड, तो हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम, होता है कि नहीं होता है, तो इसका मतलब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई क्या हो जाएगा टी। अब बताओ यहाँ पे क्या है, ये कुछ ऐसा है और यहाँ पे कह रहा है आप पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए से बी, अगर ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल क्या है बी है, तो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, जब ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो फर्स्ट 60 किलोमीटर कितना, फर्स्ट 60 किलोमीटर, मतलब कहीं एक पॉइंट आएगा, कहीं एक पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट का मतलब यहाँ से यहाँ अगर मान लें कि ये 60 किलोमीटर है, तो 60 मिनट किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कितना 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद अगली जो दूरी नेक्स्ट थी 30 किलोमीटर, मतलब अगला वाला 30 किलोमीटर की ये दूरी तय करने के लिए जो स्पीड इसने लिया है वो 15 किलोमीटर पर आवर लिया है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है, जिस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है फर्स्ट हाफ जो लिया इसी को हम लोग क्या मान रहे हैं सी पॉइंट मान ले रहे हैं, कोई XYZ कुछ भी पॉइंट मान लो। अब सबको पता है कि हमें एवरेज एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी हमें पता चल गया 60 किलोमीटर और दूरी कितना 30 किलोमीटर, पता चला कि नहीं पता चला, तो हमें दूरी तो पता चल गई लेकिन हमें टाइम नहीं पता है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्पीड और क्या दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम t1 इज इक्वल टू निकालेंगे डी बाई एस, तो डिस्टेंस पहला वाला कितना है 60 किलोमीटर, स्पीडिया क्या था 20, इसका मतलब कितना घंटा लिया 3 घंटा लिया है। अगर ऐसे हम t2 निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है 30, डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितना है 15, तो कितना आएगा 2 घंटा आएगा, यही तो आएगा, टाइम पता चल गया। अब हम निकालेंगे क्या एवरेज स्पीड, क्या निकालेंगे एवरेज, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है एवरेज डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, ठीक है, तो लिखेंगे एवरेज, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा एवरेज, एवरेज टाइम, यही तो होगा। तो एवरेज डिस्टेंस कितना है, ये है 60 किलोमीटर और ये कितना है 30 किलोमीटर, और टाइमिया कितना है यहाँ 3 घंटा यहाँ 2 घंटा, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 60 और 30 90, और 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, मतलब अगर कुल देखेंगे एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हमने क्या किया, ए से लेके बी तक हमने ट्रैवलिंग की, पार्टिकल क्या किया मूवमेंट किया, ये हमारा क्या गया एवरेज स्पीड आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, एवरेज वेलोसिटी का मतलब यही तो होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल टाइम, तो कुल डिस्प्लेसमेंट मतलब एवरेज, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज क्या होगा टाइम। अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, अगर ये पाथ स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 60 और 30 90 ही होगा, मतलब कितना होगा 60 प्लस 30, और टाइमिया कितना लग रहा है वही 2 प्लस 3, इसका मतलब कितना, ये भी कितना आएगा 90 बटे कितना आ जाएगा 5, ये भी कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 18 किलोमीटर क्या आएगा 18 किलोमीटर
पर आवर के हिसाब से ये तुम्हारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो अब समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा ये पिछला क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना था, तो इसमें हमने फाइंड किया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। अब सेम क्वेश्चन क्या है यहाँ पे है, यहाँ पे कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ, ए से बी में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पहले 15 मिनट में जो स्पीड गेन करता है वो कितना हो रहा है, 40 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन अगला जो 30 मिनट में है उसमें स्पीड कितना हो जा रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है, ए से बी एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, और ए से बी मतलब ए से बी में जब पहला 15 मिनट चलाएंगे तो पहला 15 मिनट का मतलब फर्स्ट 15 मिनट, और फर्स्ट 15 मिनट में स्पीड कितना गेन कर लिया, तो स्पीड कितना है, स्पीड कितना है यहाँ पे S1 हो जाएगा कितना आपका, हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब यही कहीं स्टॉप कर लेते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं। अगला जो है 30 मिनट, अगला जो है 30 मिनट, अगला जो 30 मिनट, उसके लिए स्पीड कितनी गेन हो रही है, S2 कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं है? अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो एवरेज स्पीड का मतलब 40 प्लस 100 कितना, 140 बटे 2 कर देंगे, हैं 40 और प्लस 100 कितना, एवरेज का मतलब क्या, कुल दूरी को, कुल स्पीड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं टाइम, क्योंकि हमें पता है एवरेज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, औसत, औसत वेग जो हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ कुल दूरी बटे कुल दूरी, मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, कुल समय, क्या हो जाएगा, कुल समय, मतलब हो जाएगा एवरेज टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम हो जाएगा। समझ में? तो बताओ हमको टाइम 15 मिनट पता है, हमको टाइम कितना पता है, लेकिन क्या हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस ही नहीं पता। इससे पहले डिस्टेंस निकालने के पहले यहाँ टाइम किसमें दिया, घंटे में दिया हुआ, यहाँ टाइम किसमें दिया, मिनट में दिया हुआ। तो सबसे पहले हम टाइम को क्या करेंगे, या तो घंटे में कर ले या तो मिनट में कर ले, ठीक है। तो सीधा 1 किलोमीटर है और ये आवर है, तो मिनट को किसमें कर दे, आवर में। तो टाइम कितना लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू यहाँ पे 15 मिनट लिखा हुआ है, और मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। तो लिखेंगे कितना, 15 बटे कितना 60, और 15 बटे 60 का मतलब 1 बटे 4 आर। टाइम T2 लिखेंगे, टाइम T2 जब लिखेंगे तो कितना 30 मिनट, और 30 मिनट का मतलब कितना 30 बटे 60, 30 बटे 60 का मतलब 1 बटे 2 आर, यही तो लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो D1 पहले निकालेंगे क्योंकि S1 T1, तो D1 जब निकालेंगे तो S1 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, T1 हो जाएगा। अब बताओ स्पीड पहले वाला कितना है, 40 है, और पहले वाले के लिए टाइम कितना है, 1 बटे 4, तो 4 से 40 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे D2 निकालेंगे, तो D2 इज इक्वल टू S2 मल्टीप्लाइड बाई T2 हो जाएगा। स्पीड दूसरी कितनी है, 100 है, तो 100 को फिर T2 करेंगे 1/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर आएगा। आगे कि नहीं आया? तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो मैंने बोला है। कुल दूरी कितनी है, पहले डिस्टेंस कितना आई 10, उसके बाद कितना आई 50, तो लिखेंगे 10 प्लस 50 डिवाइड बाई, पहले टाइम कितना लगा 1/4 और 1/2, तो लिखेंगे 1/4 प्लस 1/2, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, 60 बटे कितना एलसीएम लेंगे कितना आएगा, नीचे आएगा 4, और ये आ जाएगा कितना 2 प्लस 1, तो कुल मिला के काटे पीटेंगे तो 60/3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 30 20, 4 तिहाई है 20 चौक 80, कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी आ जाएगी एवरेज स्पीड। समझ में आएगी नहीं है सबको, तो ये 80 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, इसको लिख लो जिसको नहीं लगा हुआ, बाकी आगे कराते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक पार्टिकल है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कहां से कहां तक, ए से बी की तरफ, कह रहा फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, पहली आधी दूरी
जो स्पीड है उसकी v1 है, लेकिन अगली आधी दूरी जो है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड पार्टिकल की a से b तक क्या होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम सबसे पहले किसी भी पार्टिकल का a से b तक हम पाथ बना लिए, a और b, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब a से b तक की जो कुल दूरी है वो दूरी क्या है, d मान लिया, क्या मान लिया, d मान लिया। लेकिन ये बीचों बीच में कह रहा है पहली आधी दूरी, अगर ये दूरी पूरी d हो तो आधी दूरी क्या हो जाएगा, d बाई 2, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, d बाई 2, और ये पॉइंट को कहाँ मान लेंगे, ठीक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा स्पीड क्या है, स्पीड मतलब s1 क्या है, v1 है, और यहाँ पे स्पीड तुम्हारा क्या है, स्पीड s2 तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, v2 है। तो तुमसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए से बी क्या होगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एवरेज डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम, यही तो होगा, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। क्या तुम्हें टाइम पता है, नहीं पता टाइम, तो टाइम पता करने के लिए क्या लिखा, d/2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइम t1, तो t1 कितना आ जाएगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, भूल गए क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना, d/2, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना, v1, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा d/2 v1, और t2 कितना हो जाएगा, d/2 v2, यही तो होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, एवरेज, कुल दूरी कितना, कुल दूरी कितना बताओ, हाँ कुल दूरी कितना, d, पहले टाइम कितना लगा, t1 कितना है, d/ कितना 2v1 प्लस d/2v2, यही तो लगा, ऊपर d/2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, d/2 कॉमन ले लेंगे, तो d डिवाइड बाई पूरा, d डिवाइड बाई, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे बेटा, d/2, तो d/2 यहाँ पे इधर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1/b1 प्लस 1/b2, यही तो बचा। बताओ ये d से ये d कटेगा कि नहीं कटेगा, है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा 1/2, और इसका एलसीएम लेके कितना आएगा, b1 मल्टीप्लाइड बाई b2, और ये हो जाएगा b1 प्लस b2, समझ में। जब इसको पलटेंगे, उठा के पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2b1 b2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, b1 प्लस b2, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, 2b1 मल्टीप्लाइड बाई b2 डिवाइड बाई b1 प्लस b2। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया। इसका मतलब जितने भी 3-4 क्वेश्चन अभी हमने किए सारे एक ही कॉन्सेप्ट किया कि नहीं किया,